नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। एक अनिश्चितता हर किसी को खाए जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सीएम नीतीश चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। उनकी खामोशी क्या कुछ गुल खिलाने वाली है? क्या वे एनडीए के साथ जाने वाले हैं, या मीडिया में ऐसे जो दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, भले ही नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा नहीं की हो। इसी मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार जी हैं और स्त्री काल पत्रिका के संपादक और सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक संजीव चंदन जी हैं। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत जी, आपसे आप सर कैसे देखते हैं ये जो खामोशी है, अनिश्चितता का माहौल है, क्या है ये? नीतीश कुमार को एक गंभीर राजनेता माना जाता रहा है और उन्होंने जो अभी भूमिका अपनी चुनी थी कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, इंडिया अलायंस बनने से पहले विपक्ष को एकजुट करने के लिए वो आगे बढ़े थे और उन्होंने अपनी भूमिका तय की थी कि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और देश भर के गैर बीजेपी दलों को एकजुट करेंगे। लेकिन वो समय वो जो पूरा ये योजना जो थी वो पटना से शुरू हुई थी और पटना में पहली बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद जो समय निकला उस बहुत अधिक समय वो नहीं हुआ है। अभी उसमें साल भी उसका नहीं बीता है। 2023 के जून महीने में बैठक हुई थी और ये जनवरी महीना चल रहा है 24 का। इतने ही कम अवसर में समय के भीतर में उन्होंने अपनी पूरी भूमिका बदल ली। अब ये लग रहा है कि वो महागठबंधन की हिस्सा नहीं है और ये वो भले ही वो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन चीज़ें जिस तरह घटित हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि वो अब इसका हिस्सा नहीं है, वो इससे बाहर जा रहे हैं। तो आखिरकार उन्होंने जो भूमिका अपनी चुनी है उसका मकसद क्या है, ये किसी सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक के समझ से परे बात है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि आज की तारीख में एक गंभीर राजनेता नीतीश कुमार वो राजनीति के विदूषक हो गए हैं, राजनीति के जोकर हो गए हैं और उनकी भूमिका इस रूप में देखी जा रही, क्योंकि बिहार का आम आदमी भी इसको पूरे घटनाक्रम को देख करके अचंभित है। उसको उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं कि जो व्यक्ति बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहा था वो अचानक महागठबंधन से बाहर जा रहा है। अब महागठबंधन से बाहर जाकर के उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे या बीजेपी उनके लिए कोई नई भूमिका तय करेगी, केंद्र में ले जाएगी, राज्यपाल बना देगी, या उनको कोई भूमिका नहीं मिलेगी, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी उनके समर्थन से, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है, ये तय होना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह 2017 नहीं है, यह 2024 है और 24 में नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है कि वो पलटू राम है, तो इस बार जो पलटने की जो कवायद है, जो पलटबाजी है, वो इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं और हो सकता है कि उनकी पार्टी भी टूट जाए इसको लेकर के, क्योंकि पार्टी में भी इस बात को लेकर के बहुत असहज स्थिति बनी हुई है। ये माना जा रहा है कि पार्टी के बहुत सारे विधायक, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ये जो कर रहे हैं इससे पूरी तरह जगहसाई हो रही है। ठीक है, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। राजनीति में कहते हैं ना कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ का होता है, तो राजनीति में ही माना जाता है कि बहुत कुछ जायज़ होता है, लेकिन इतना जायज़ नहीं होता है कि वो नाजायज़ से भी नाजायज़ हो जाए। तो अभी तो ये लग रहा है कि पूरा नाजायज़ से नाजायज़ हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि बिहार को आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उससे उनकी पूरी गरिमा, उनका पूरा सम्मान वो एक समाज में और राजनीतिक जगत में वो ख़त्म हो रहा है। माना जा रहा है कि इतना अवसरवादी भी राजनीति में कोई नहीं चल सकता है, इतनी अवसरवादिता इतनी नहीं चल सकती है। तो ये जो कुछ उन्होंने जो लाइन लिया है, इससे
उनका जो माना जा रहा था उनके बारे में कि उनकी एक गरिमापूर्ण विदाई होगी, क्योंकि अब वो अपने जीवन के भी चौथेपन में जा रहे हैं। और दूसरी बात कि अब हाँ, राजनीति में भी उनका उतार है। तो बीजेपी ने उनको पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 3 पर लाया 2020 में। अब उनको जहां ले जाया जा रहा है तो हो सकता है कि वहां जाने के बाद उनकी पूरी राजनीतिक भूमिका ही खत्म हो जाए, तो वो बीजेपी के मोहताज बन करके रह जाएं। तो बीजेपी भी चाहती है कि ये मोहताज हो जाए हमारे, और इनकी राजनीतिक प्रासंगिकता जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और इसका नतीजा ये होगा कि बीजेपी अपनी भूमिका 1 to 1 आरजेडी बनाम बीजेपी चाहती है, और इसमें बीजेपी मुझे लगता है कि कामयाब होगी। अगर नीतीश कुमार जो तय कर रहे हैं उसमें अगर ये जाते हैं तो बीजेपी के पास बहुत सारा ऑप्शन है इनको संट करने के लिए, इनको राजनीतिक पृष्ठभूमि से बाहर कर देने के लिए और हाशिए पर डाल देने के लिए। जी। तो बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के जोकर की भूमिका में आ गए हैं। जैसा कि हेमंत जी ने कहा, सर आप जो है सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, नज़र रखते हैं, आप एक संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, आप कैसे देखते हैं जहां सीएम नीतीश खड़े हैं? देखिए योगेश जी, राजनीति हमेशा स्क्रिप्ट से बाहर भी होती है, और जो चॉपर है राजनीति का, जिसको रणनीति के हिसाब से कहिए, वो राजनीति हालांकि नहीं होती है, लेकिन रणनीतियाँ हमेशा स्क्रिप्ट से बाहर होती हैं। तो नीतीश जी अपने ही स्क्रिप्ट से बाहर चले गए। वो जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे कुछ दिनों से, और बड़ा स्क्रिप्ट था, बड़ी कहानी थी, तो उस बड़ी कहानी को उन्होंने खुद से ही एक तरह से ख़त्म करने की, पन्ने फाड़ने की कोशिश की है, करने वाले हैं वो। और अब तो क्लियर ही हो चुका है, बहुत कुछ वो कह नहीं रहे निश्चित तौर पे, लेकिन जो बहुत कुछ कर रहे हैं उससे तो स्पष्ट है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जहाँ वो कोजी हो गए हैं, जहाँ उनके रिश्ते बहुत अब सहज दिखने लगे हैं, जहाँ वो पहले असहज थे, जहाँ वो मर के भी नहीं जाना चाहते थे, तो वो सब कर रहे हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ बिहार का ही नहीं है। इंडिया गठबंधन एक जो जनता ने भी उनके माध्यम से सपना देखा था, तो उससे भी बाहर जाने का। तो एक तो वो स्क्रिप्ट होता है, दूसरा राजनीति होती है, राजनीति के स्क्रिप्ट से बिना उसके कुछ नहीं होता, यानी एक वैचारिक स्क्रिप्ट भी होता है। अब मैं यही देखना चाह रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहा हूँ कि नीतीश जी क्या कहने वाले हैं, वह कौन से राजनीतिक सूत्र लेकर के आ रहे हैं, वो क्या स्क्रिप्ट होगा, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। अभी जैसी स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की थी, एक तानाशाह की तरह नीतीश जी दिख रहे थे, सारे निर्णय नीतीश जी ले रहे थे, लगातार लालू प्रसाद जी को अपमानित करना, 2005 को डिमार्केशन लाइन बना देना, और वो भी आप गठबंधन में रहते हुए। जो 24 तारीख को उनका भाषण था वो तो इंतहा हो गया था। इसी परिवार के साथ यदि आपने काम किया है, आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं, तो ये सब दिख रहा था, ये उकसाया जा रहा था, लेकिन ताकि ब्लेम जो है वो लालू प्रसाद जी पर आए, तेजस्वी पर आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, न तेजस्वी जी ने, और हम लोग तो बल्कि कई बार कोफ्त होता था कि यह क्या है, एक ऑफिसर के जरिए आप लोकतंत्र पे एक ऑफिसर को चुन रहे हैं, एक मंत्री के ऊपर आप एक ऑफिसर को चुन रहे हैं, वो ऑफिसर फिर आपके जिला शिक्षा विभाग में बैठ करके आपके जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा था, लेकिन ये तमाम चीज़ें राष्ट्रीय जनता दल देश हित में बर्दाश्त कर रही थी, इंडिया के हित में बर्दाश्त कर रही थी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है परिवार के भी इंटरेस्ट होते हैं, तेजस्वी जी को लेकर के भी एक सपना बुन रखा होगा लालू जी ने, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनके यहाँ परिवारवाद नहीं है आज की तारीख। तो उस दिन जो उन्होंने कहा वो एक तरीके से उकसावा था, इन सब के बीच आरजेडी सरेंडर कर रखी थी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, या तो नीतीश जी के जो डिमेंशिया का जो अफवाह फैला रखा है, थोड़ा बहुत कुछ है भी, यदि बुढ़ापा है तो ये भाजपा ने और आरएसएस के लोगों ने, अब वो क्या करने वाली है, क्या किसी डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद ज्वाइन करवाएगी, क्योंकि उसका ही कहना था कि अक्षम है। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन उनका अपना नहीं है। मुझे ये भी आश्चर्य होता है योगेश जी कि ये कर क्या रहे थे। कुछ ऐसे लोगों से घिर करके आप भीम संसद कर रहे हैं जिनके हाथ में कलावा है, और वही लोग आपको निर्देशित कर रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे कि सामाजिक न्याय का एक विचार बुना था, बहुत सारे अच्छे फैसले हुए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का होना भी मुझे लगता है महत्व रखता, कि आखिर तेजस्वी का अपना वादा, वो अपना वादा भी क्लेम नहीं कर पा रहे थे। तेजस्वी का वादा था नौकरियां देने का, उसका उनका प्रेशर था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक जो इतिहास में नीतीश जी अपना एक लकीर बनाने जा रहे थे अंतिम तौर पे, हमें लगता था कि पीछे की चीज़ें, मैं अक्सर बातचीत में कहता हूँ कि एक बायोडेटा बना रहे थे वो,
अब मुझे पूरा विश्वास था कि वो बायोडाटा अच्छा बनेगा, उसको बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने खुद जो है इतिहास का गर्त चुन लिया है। संजीव जी ने एक एक करके गिना दिया कि किस तरह आरजेडी जो है तेजस्वी यादव ने जो है नीतीश को बर्दाश्त किया इंडिया गठबंधन के लिए। हेमंत जी, आप जैसा कि संजीव जी ने गिनाई कि इतनी बाधाएं के बावजूद तेजस्वी यादव चाहते थे कि इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार ने इंतहा कर दी, मतलब जिस तरह से वे खामोश हो गए अचानक से। आपको लगता है कि जो बीजेपी तरह तरह के आरोप लगा रही थी सीएम नीतीश पे, संजीव जी ने भी कहा, उनकी बीमारी को लेकर भी कहा, अब जब वही बीजेपी उनको अपने साथ ले आएगी, बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी, तो वो किस मुंह से जनता को क्या कुछ नीतीश के बारे में इंट्रोड्यूस करेगी? योगेश जी, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हो रहा है या नीतीश जी जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे ये है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो बीजेपी को बिहार को फतह करने में बहुत बड़ी बाधा के रूप में वो बीजेपी इसको देख रही थी कि महागठबंधन हमारे सामने बहुत बड़ी बाधा है और इसको कैसे इसे पार पाया जाए। तो बीजेपी बहुत लंबे समय से इस जुगत में लगी हुई थी। तो नीतीश कुमार के साथ जो कुछ लोग हैं वे लोग दरअसल वो राजनीति के, मैं कहता हूँ कि दलाल लोग हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह ये बीजेपी के साथ इनको ले जाया जाए। तो उन लोगों ने ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत लोगों की सहानुभूति है उनके साथ कि ये उस मानसिक अवस्था से बाहर निकलें, लेकिन उसका इस्तेमाल करके इनको एक ऐसी भूमिका के लिए ले जाया जा रहा है जहां जाकर के इनकी पूरी राजनीतिक जो विरासत है, जो इनकी पूरी राजनीतिक कमाई है, उसको तिरोहित कर दिया जाए। तो बीजेपी के लिए जो बिहार फतह करना मुश्किल लग रहा था इंडिया अलायंस बनने के बाद, महागठबंधन बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, तो बीजेपी चाह रही थी कि बिहार में कुछ ऐसा किया जाए कि ये बिहार फतह करने में हमको आसानी हो। तो बीजेपी ने इस योजना के तहत इनके ऊपर ये दाव चला, अपने लोगों को लगाया और नीतीश कुमार ये इस स्क्रिप्ट में वो पूरी तरह से फंस गए। तो आप समझिए कि जब नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब उधर ही जाया जाए, तो आखिरकार उनकी भूमिका क्या होगी। 2020 में तो मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं कि 2020 को याद करना चाहिए, जब नीतीश कुमार के पीछे चिराग पासवान को लगा करके, अपने उम्मीदवारों को भेज करके, अपने नेताओं को भेज करके बीजेपी ने इनको पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 3 की हैसियत में ला दिया। इनकी संसदीय राजनीति में इनकी हैसियत कम कर दी, इनका आभा मंडल भी कम कर दिया, इनकी राजनीतिक हैसियत कम कर दी। अब उसके बाद जो नीतीश कुमार बचे खुचे हैं, उनका सम्मान और उनकी गरिमा जो यहाँ दिखाई दे रही थी, जो अभी संजीव भाई कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने व्यापक राजनीतिक हित को देखते हुए, राष्ट्रीय हित को देखते हुए, देश हित में इनके बहुत सारे उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों को, इनके उलाहनों को बर्दाश्त किया, जो कि जिसमें कोई दम नहीं था। आपको पता नहीं था कि ये आरजेडी में तेजस्वी यादव जो हैं उप मुख्यमंत्री, ये लालू यादव के बेटा हैं, तेज प्रताप लालू यादव का बेटा है। ये आज आपको पता चल रहा है और परिवारवाद आज आपको नजर आ रहा है। तो ये कितना बड़ा ढोंग है कि आप इस तरह की बातें करते हैं। तो ये एक बहाना था, लेकिन इसका नतीजा क्या होने वाला है ये नीतीश जी को शायद पता नहीं है। वो उनकी मानसिक अवस्था का दोष है कि शायद उनको ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी में अगर हम जाते हैं फिर से। आपने कहा कि जो दलाल लोग जो हैं वो दो नाम आ रहे हैं सामने, अशोक चौधरी और संजय झा का, क्या आप इन्हीं के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये आप ले सकते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये नाम लेना मेरा काम नहीं है। आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, मैं ये उसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो ज़मीनी राजनीति नहीं करते हैं, जो सत्ता के गलियारे में घूम करके ये राजनीति का चौसर बिछाते हैं और उसमें लोगों को फंसाते हैं। ऐसे लोगों के कारण, क्योंकि आप बताइए कि आज की तारीख में जो नीतीश कुमार ने जो अपनी भूमिका तय की थी, उस भूमिका से पूरा उलट गए हुए। वो कहते क्या रहे थे? वो कहते रहे थे, जब 2015 में जब ये महागठबंधन के साथ सरकार बनाया उन्होंने, तो उस समय RSS बीजेपी मुक्त भारत की बात कही थी और कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2022 में जब ये सरकार पलट करके इधर आए तो इन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। अब बताइए कि ये फिर यू टर्न, तो इस तरह का यू टर्न भारतीय राजनीति में
मुझे लगता है कि अब तक किसी ने नहीं देखा होगा एक व्यक्ति के बारे में जो इतनी तरह यूटर्न ले सकता हो। तो नीतीश जी ने जो भूमिका तय की है, ये उनकी पूरी राजनीतिक ये हम लोग की सहानुभूति है, हम जैसे पत्रकारों की, कि नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन बिहार के लिए इतना करने के बाद अपने उन्होंने एक तरह से समझिए कि कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर मार लिया। लोग कहते हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इन्होंने तो कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर मार लिया। कुल्हाड़ी पर जाके पैर मार लिया सुशासन बाबू ने। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। सचमुच नीतीश ने बिहार को चमकाने का काम किया, बदलने का काम किया। लेकिन जिस तरह से जो मौजूदा परिदृश्य है और दलालों की बात आ रही कि कुछ दलाल हैं उनके साथ जो उस ओर उनको ले जा रहे हैं, वो अपने मन से ये सब नहीं कर रहे। क्या अगर सीएम नीतीश अगर बीजेपी के सहयोग से कुछ दिन अगर सीएम बने भी रह जाते हैं तो क्या अंततः जेडीयू खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। अधिकतम यदि भारतीय जनता पार्टी आज निर्णय ले लेती है विधायक दल के बैठक में, माने ऑफिशियली फॉर्मली, तो अधिकतम 2024 के चुनाव तक इनको बर्दाश्त कर सकती है। फॉर्मूले तो और भी हो सकते हैं, धोखे सिर्फ नीतीश जी ही क्यों दे सकते हैं? धोखे तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से भी, और उसके उस्ताद खिलाड़ी हैं वहाँ बैठे हुए, तो धोखे उसके पहले भी हो सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं अनंत हैं। रही बात दलालों की, तो दलाल टर्म तो ठीक है, दलाल तो होते हैं, दलाल कई तरह के होते हैं, आर्थिक दलाल होते हैं, वैचारिक दलाल होते हैं। और इस पूरे स्क्रिप्ट में योगेश जी देखिए कि जनता भी तो एक किरदार है ना, जनता रिसीवर है और जनता किरदार है। तो किरदार वो जो जनता के फॉर्म पे इस कहानी को देखिए तो वो कैसे देख रही है? वो तो ये भी देख रही है कि नीतीश जी को प्लांट किया गया था कि आप कोई ऐसा सपना बुनिए, कोई ऐसी तैयारी करिए और मोदी जी के खिलाफ चीज़ें खड़ी हो जाएं तो डिस्टर्ब कर दीजिए। यानी कोई संभावना ही नहीं रहने दीजिए कि मोदी हार भी सकते हैं 2024 में। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी का कहीं जाना अलग प्रसंग है, अखिलेश जी रूठते हैं अलग प्रसंग है, आम आदमी पार्टी रूठ, सब गणित का मसला है। लेकिन नीतीश जी का रूठना, जो मोदी हराने का विचार है उसमें मट्ठा डाल देना होता है। तो क्या मट्ठा डालने के लिए कोई प्लांटिंग थी? फिर उसको जिस भाषा में आप समझिए, जो शब्द दीजिए। तो यहाँ तो किरदार, इस कहानी में कौन कहाँ कैसा दलाल है ये प्रसंग बन जाता है, जो जनता तय करेगी, किरदार तय करता है। तो सब कुछ जनता के हाथ में है। और जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इस बार अपनी पैर कुल्हाड़ी पर मार ली है, और कितना बड़ा कितना गहरा जख्म उससे होगा खुद नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि उनके चारों तरफ जो लोग घिरे हुए हैं और जिस गिरोह में वो फंसे हुए हैं वो कुछ और उनको सपने दिखा रहे हैं। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और वैचारिक लगा हो तो आप इसे फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण विचार ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।